नमस्कार। एक्सपर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। आज हम भारत में फसल बीमा का चेहरा बदलने में पीएमएफबीवाई की भूमिका और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में इसके महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक विशिष्ट व्यक्तित्व, हमारे एक्सपर्ट श्री सुनील कुमार जी, असिस्टेंट कमिश्नर क्रेडिट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आइए आज की बातचीत इस बात पर नजर डालकर शुरू करते हैं कि समय के साथ भारत में फसल बीमा कैसे विकसित हुआ है। क्या आप भारत में फसल बीमा के ऐतिहासिक विकास का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान कर सकते हैं और पिछले कुछ वर्षों में इस अवधारणा के विकास पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का फसल बीमा योजना क्यों जरूरत है और क्यों कि इसके विकास जो भारत सरकार ने कब इसको अवधारणा को अपनाए और आज जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में जो है पूरे भारतवर्ष में विकसित हो गए। केवल भारतवर्ष में, ये विदेशों में भी और पूरे विश्व में भी एक जो है सबसे बड़ी योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। जैसा कि सभी को पता है कि जो आज के खेती और किसान की जो आय है, जो मुख्यतः खेती पर निर्भर करती है और खेती जो है मौसम पर निर्भर करता है। और मौसम जो है हमेशा जो है कभी अनुकूल होते हैं, कभी प्रतिकूल होते हैं। जब प्रतिकूल मौसम होने के कारण जो है उनकी फसल नष्ट होती है और उनकी जो है पूरा जो आर्थिक नुकसान होते हैं और उस आर्थिक नुकसान से केवल पूरे किसान का जो आय है, उससे जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है, वो सारे चीजें को बाधित हो जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि किसान जो भाई है उनकी आय जो है रुक जाती है। एक बार आय रुक जाती है तो पूरा परिवार जो है संकट में आ जाते हैं। तो ये चीजें है कि चूंकि फसल का नुकसान है तो फसल का नुकसान की भरपाई कैसे किया जाए। तो इस तरह की बहुत सारे चीजें थी कि जैसा आप लोगों को पता होगा कि हर एक भारत में जो है बहुत छोटे छोटे आकार के खेत हैं और हर एक किसान का उपज जो है वो बहुत कारणों से अलग अलग होता है। क्योंकि बहुत सारे सीड जो हैं वो उच्च क्वालिटी के सीड लगाते हैं, कोई ट्रेडिशनल खेती करते हैं, रिलेशन है, अलग अलग क्रॉप है, अलग अलग तरह की मिट्टियां हैं यहाँ भारत में। तो इस तरह की वातावरण भी बहुत अलग अलग है सभी जगह की। तो ऐसा सोचा गया कि क्या कैसे हम इस योजना को हम इसको अपनाएं। तो भारत सरकार ने जो है ये फसल बीमा योजना जो है 1985 में इसको एक देश के रूप में अपनाया कि हाँ, हम जो है फसल बीमा योजना के रूप में किसानों को हम आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। उसमें ये अवधारणा है कि चूंकि हम हर एक किसान का तो हम खेत का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमा देते हैं हम किस पर कि उपज की क्षति होने पर। तो उपज का आंकड़ा बहुत आवश्यक है। तो उपज की आंकड़ा हर एक खेतवार हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसा आया कि एक दांडेकर कमेटी बनी थी, उसमें चर्चा हुआ भारत सरकार में कि क्या कैसे हम इसको योजना को हम जो है किसानों तक पहुंचा पाए। क्योंकि अलग अलग खेत तो हम लोग कर नहीं सकते उतना, हम लोग के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो पहुंच नहीं थी। और बहुत ये जो फसल की जो ड्यूरेशन होती है, जो अवधि होती है, वो 4 से 5 महीना में होता है और जब कटाई शुरू होती है तो 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर पूरे खेत की कटाई हो जाती है। रोपने में भी ऐसे ही होता है कि सभी फसल बहुत कम समय के लिए होते हैं और उतने मैन पावर हमारे पास सरकार के पास नहीं थी। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हुआ कि नहीं, हम इसको एरिया अप्रोच पर लागू किया जाए। एरिया अप्रोच का मतलब होता है कि हम जो है एक इकाई मान लिया जाए और एक इकाई मानते हुए को हम सभी किसानों को हम सोचे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कि वो किसान जो है एक तरह की खेती कर रहे हैं, एक तरह का पैदावार कर रहे हैं, एक तरह की मिट्टी है, एक तरह का वातावरण है और जो है सभी का अगर क्षति होता है तो समान क्षति मानी जाती है। और उसकी सैंपल बेसिस पर जो है उसकी उत्पादन जो हो रही है, जिसको फसल कटाई प्रयोग जो होती थी, जो हमारे पहले से ही चला आ रहा था, 1938 से ही ये चली आ रही है, जिसमें हम जो है भारत सरकार प्रोडक्शन जो कितने देश में उत्पादन हो रहे हैं उसकी गणना के लिए ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते थे, फसल कटाई प्रयोग। तो उसी को आधार लिया गया कि क्यों ना हम इसी फसल कटाई प्रयोग जो हमारे जिसके उत्पादन और उत्पादकता देश के अलग अलग जगह से लेके पूरे देश के लिए हम लोग जो स्टेटिस्टिक तैयार करते हैं, उसी पर हम लोग आधारित हम इनको गणना किया जाए कि इसलिए उसी से हम क्षतिपूर्ति निकाला है। तो ये जब बन गई कि हाँ ये ऐसा किया जा सकता है, तो भारत सरकार ने व्यापक फसल बीमा योजना के नाम से 1985 से
इसको अडॉप्ट किए, जी। लागू किए। जी। और ये जो थे उस टाइम, चूंकि ये पूरी फसल के लिए नहीं थी, केवल धान और गेहूं फसल, मुख्य फसल जो थे उनके साथ शुरुआत हुआ ये। और शुरुआत भी हुआ उस टाइम कि उस जो केवल जो ऋणी किसान थे, जो बैंक से ऋण लेते थे, उन्हीं को केवल ये सुविधाएं उपलब्ध की गई। क्योंकि उस टाइम हर एक जगह इनरोलमेंट करना, जो किसानों को हम फसल बीमा में लाने के लिए उतना संसाधन नहीं थे। तो धीरे धीरे जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव संसाधन जिस टाइम भारत सरकार के पास थी, राज्य सरकार के पास थी, उसी के आधार पर ये योजना का विकास हुआ। तो विकास यात्रा जो है, हम लोग कह सकते हैं कि व्यापक फसल बीमा योजना 1985 से हुआ, जिसमें गेहूं और जो है धान की फसलों के साथ हुआ। केवल ऋणी किसान इसमें थे और 10,000 रुपया तक का ही इसमें हर एक किसानों को सुविधा दी गई कि इतना ही सम इंश्योर्ड होगा, उतना ही का आपको हम बीमा करेंगे। ये सिलसिला बढ़ता गया। उसके बाद धीरे धीरे और इसमें विकास होता गया। उसके बाद हम लोग इसमें मक्के और दलहन कुछ फसलें हम लोग जो है इसमें जोड़ते गए और ये जुड़ाव होता गया। धीरे धीरे आया कि विचार आया कि क्यों ना इसमें गैर ऋणी किसान जो बैंक से लोन नहीं लेते हैं, उस किसान को भी तो फायदा चाहिए। बिल्कुल। तो उनको जोड़ने की एक कोशिश की गई। तो उसी कोशिश में एक जो है पायलट स्कीम हुआ था गैर ऋणी किसानों के लिए, जिसको एक्सपेरिमेंटल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं। ये शुरू हुई थी और इसमें पायलट स्टेज पर किया गया था कि जिसमें फ्री किसानों को दिया गया था कि भाई जो गैर ऋणी किसान है वो केवल इस योजना से जुड़े। ये 25 जिलों में, चिन्हित जिलों में चालू की गई थी। लेकिन उसमें भी देखा गया कि प्रचार प्रसार और कम समय के कारण जो है बहुत कम किसान से जुड़ पाए, क्योंकि उस टाइम इतना किसानों के बीच में उतनी जागरूकता नहीं होती थी। उस टाइम खेती जो होती थी वो सस्टेनेबल खेती था, वो आर्थिक पहलू को नहीं देखा जाता था किसानों के बीच में। तो ये सारे चीजों के कारण आया। तो फिर उसको सब चीज को फिर से एक कमेटी बना के देखा गया कि हम क्या इसमें जोड़ सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीजें थी, ये योजना का नाम तो फसल बीमा था, लेकिन जो जितनी क्लेम आती थी, प्रीमियम बहुत किसानों को कम था और जितने क्लेम आती थी उस प्रीमियम के ऊपर की जितनी राशि होती थी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करती थी। उस टाइम केंद्र सरकार जो है का रेशियो और राज्य सरकार रेशियो 2:1 था। मतलब 66% भारत सरकार देती थी और 33% जो है राज्य सरकारें दिया करती थी। फिर इसके बाद आया राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसमें पहली बार ये देखा गया कि इसमें हम लोग सभी फसलों को जोड़ने की कोशिश किए और इसमें जो है गैर ऋणी किसानों को भी समान रूप से जोड़ा गया कि भाई हम जितना ऋणी किसान की जरूरत है योजना में, फसल बीमा में, उतना गैर ऋणी किसानों की भी जरूरत है। और इसमें ये चीज देखा गया कि कुछ जो फसलें हैं, जैसे आपका वाणिज्यिक फसलें जो बड़े बड़े किसान करते हैं, कमर्शियल खेती है, उनके लिए क्या करती है, क्या उनको भी उतना ही राज्य सहायता दी जाए, सब्सिडी दी जाए, या उसमें भी कुछ उनको भी किसानों को ज्यादा अंश उनको लिया जाए। तो ये सारे चीजों को दिया गया। और क्या हम जो है सरकार के अलावा भी इसको हम क्या सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पर हम किसी और बीमा कंपनी को जो है उनको बनाकर इसको हम सेल्फ सस्टेनेबल आधार पर हम इनको और विकसित किया जाए। तो ये सारे चीजों को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 99 से 2000 के बीच में ये शुरू हुई थी। इस योजना में सभी फसलों के लिए उपलब्ध था, जिसके उपज आंकड़े हमारे पास उपलब्ध थे, क्योंकि उपज आंकड़ा ही इसमें सभी चीजों के लिए है कि कितना उपज आया। गारंटी जो हम लोग लेते हैं उपज, वो भी उपज आंकड़े पुराने जो होते हैं वर्ष से 10 वर्ष के डाटा इसमें होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग 3 वर्ष का पूरा डेटा नहीं था, 3 वर्ष के लिए हम लोग रखे थे। और इसमें ये चीज देखा गया कि क्या हम जो है पहले की जो योजनाएं थी उसमें हम जो चूंकि आपका ब्लॉक लेवल तक का हम एक यूनिट मानते थे, तो ब्लॉक यूनिट जब मानते हैं, बड़ा जितना बड़ा आप एवरेज लेंगे, जितना औसत लेंगे, तो बड़ा एवरेज में आपका दोनों साइड में जो होता है वो आउटलायर्स बहुत बड़े होते हैं, अंतर बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें किसानों को फायदा बहुत कम हो पा रहा था। तो इसमें ये अवधारणा दी गई कि जो हम जो यूनिट जो रखते हैं, इंश्योरेंस यूनिट जो है जिला और ब्लॉक था, उसको घटा के हम क्या ग्राम पंचायत कर सकते हैं। तो पहली बार ये अवधारणा आई कि ग्राम पंचायत हम एक यूनिट लेंगे और उसको ग्राम पंचायत बहुत छोटा होता है, तो उसमें क्या होता है किसानों को एक होमोजीनस जो अप्रोच है, होमोजिनिटी जिसको कहते हैं, वो मिल जाते हैं उसमें। तो उसको उस अवधारणा के साथ किया गया और इसमें धीरे धीरे इसका विकास हुआ। इसी पर सरकार ने एक जो है जिसको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय कृषि बीमा कंपनी भी इसी योजना के अंतर्गत बनाई गई, जो ये पूरे योजना को लागू किए पूरे देश भर। लेकिन इसमें धीरे धीरे जुड़ता गया
और ये देखा गया कि बहुत सारे क्रॉप्स जिसके उपज आंकड़े थे, बहुत सारे उपज आंकड़े को साइंटिफिक तरीके से स्टैटिस्टिकली नहीं तैयार होते थे। जी जी। तो उसको भी इस योजना में लाना जरूरी था। तो हुआ क्यों नहीं कि अगर उपज आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो प्राकृतिक की खेती जो है मौसम के आधार पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल। क्या हम प्रॉक्सी टू यील्ड उपज जो है जी। कि उनके प्रॉक्सी के आधार पर हम क्या उपज जो कारण होते हैं, उपज के मुख्य कारण, उसके आधार पर क्या हम उनको किसानों को हम बीमा राशि वितरित कर सकते हैं अगर उनकी फसल नुकसान हुई है। तो इसको पूरा देखा गया है 2002 से हम लोग इसको पूरे स्टडी किए, पूरे लोगों से चर्चा किए। जी। तो भारत सरकार ने फिर 2007 में मौसम आधारित बीमा योजना का शुरुआत किया। अच्छा। मौसम आधारित, जिसमें क्या है कि अगर जैसे आपका गन्ने की फसल है, जी। सब्जियों की फसल है, फलों की है, जिसमें आपका उपज आंकड़े अनुमान करना बहुत मुश्किल है साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल। क्योंकि पेड़ का साइज अलग होता है, उसके डेंसिटी अलग होते हैं, तो ये सारे कारण थे। तो मौसम आधारित बीमा योजना का विकास हुआ और उसमें है कि प्रॉक्सी टू यील्ड, जिसमें उसमें हम लोग मापदंड दिए कि मुख्य जो है उसमें देखते हैं कि फसल में क्या क्या क्रिटिकल स्टेजेस, जिसमें मुख्य जो है कौन कौन वायु वातावरण जो है, जो मौसम वातावरण है, जैसे आपका रेनफॉल हुआ, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, तापमान है, ये सारे चीजों को देखते हुए कि कितना कितना आवश्यक है और कितनी अगर कमी होती है या अधिक होती है तो उपज में कितना क्षति हो सकती है ना। एक संभावित क्षति के आधार पर इसको हम लोग कंपनसेशन देने की कोशिश किया और इसका जो है टर्म शीट विकसित हुआ। तो ये धीरे धीरे विकास यात्रा चलता गया। उसके बाद आया कि भाई क्या जो हमारा एक जो कंपनी बनाए हैं वो जिसको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया जो 2003 में बनी थी, वो क्या पूरा सक्षम है पूरे देश में ये विकास यात्रा को साथ में ले जाने के लिए फसल। तो इसमें आए कि नहीं, इसके साथ साथ जो है क्यों ना हम जो है और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां, उनको साथ में लिया जाए, ताकि जो है एक पीपीपी मॉडल पर, जिसमें सरकारी कंपनी भी हो और प्राइवेट कंपनी भी हो, जिसमें दोनों का एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं एडवांटेज है, दोनों को अलग अलग चीजों को उसको विकसित किया जाए और एक कम्पिटिटिव वातावरण दिया जाए, ताकि हम नवाचार को और बढ़ावा दें और सभी लोगों को एक साथ लेके चले, जो इस यात्रा को और आगे ले जाए। तो ये उस टाइम हम लोग जो है सबसे पहले 2008 में बीमा कंपनियों को, प्राइवेट बीमा कंपनियों को जोड़ना शुरू किए और ये फिर यात्रा चलते गिरे गई। इस बीच में और विकास हुआ, जैसे कि हम कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम भी लाए। इसी बीच में जो है कि सीड के लिए इंश्योरेंस, जो सीड की खेती होती है, सीड प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए अलग से एक बीमा योजना आया। तो ये सारी योजनाओं को विकास करते करते फिर आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब ये मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की, तो पूरा पुरानी जितने योजनाओं का था उसको पूरा 1-2 साल तक अध्ययन किया गया और देखा गया कि क्या हम जो है कैसे हम इसको पूरे देश में एक सुरक्षा कवच के रूप में हम इसको बीमा योजना को स्वरूप दें और इसमें जो है किसानों को कम से कम भार पड़े प्रीमियम पर और जल्द से जल्द भुगतान करें और पूरा पारदर्शी तरीके से हो, जिसमें किसानों की सहभागी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। ये सारी चीजें इसकी मूल अवधारणाएं थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। उसमें सभी फसलों को फिर हम लोग सम्मिलित किए। इसमें केवल था कि प्रीमियम रेट जो है किसानों को अभी तक की जितने बीमा योजनाएं थे सबसे कम दिया गया। केवल खरीफ में 2% बीमा किसानों को दे है, रबी फूड एंड वाइल्ड क्रॉप्स के लिए 1.5% है और कॉमर्शियल क्रॉप में भी पहले के योजनाओं से भी कम था, जिसमें अधिकतम 5% दे है। इसमें यह दिया गया कि हम किसानों को जो है पूरा जितना क्षति होता है उसका अनुपातिक लाभ दे। तो अनुपातिक लाभ देने के लिए हमें हुआ कि क्यों ना खेतवार आकलन का भी इसमें व्यवस्था की। तो पहली बार जो है ये बृहत रूप से खेतवार आकलन का भी इसमें व्यवस्था किया गया और इस योजना में ये रखा गया जो सबसे मुख्य है कि अभी तक जो बीमा योजनाएं थे केवल खड़ी फसलों के लिए बीमा योजनाएं प्रदान करती थी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है कि आपके बुआई पूर्व की जोखिम से लेके फसल कटाई के पश्चात की जोखिमों को कवर किया गया। ये योजनाएं जो है बहुत व्यापक रूप से बहुत विकसित हुआ और इसमें सम इंश्योर्ड भी बहुत बड़ा कर दिया गया कि जितना आपका जितनी लागत है कृषि में या जितना आप ऋण लेते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस, उसके बराबर आपको सम इंश्योर्ड दिया जाएगा। तो ये योजनाएं जो है किसानों के बीच में बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ और ये बहुत
तेजी से बढ़ा। तो आप पहले अगर पूरे देखेंगे कि जिसमें लोनी फार्मर्स के लिए कंपलसरी था, तो लोनी तो सभी आ जाते थे। गैर ऋणी किसान जिसको कहते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, है जी ना? जी जी। उसमें पहले की योजनाओं में केवल जो है टोटल भागीदारी में 5% से भी कम हुआ करते थे। अच्छा। क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं करते थे, उनको अच्छे नहीं लगते थे या हम लोग की पहुंच नहीं थी। जी तो ये सारे चीजों को देखते देखते प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना जो लागू की गई करीब 2016 से। जी। इसमें भी बहुत सारे बदलाव आए, क्योंकि ये इतनी बहुत ही लचीला स्कीम है। इसमें बहुत सारे राज्य सरकार को भी छूट दिया गया, और जैसे जैसे जिस फसल की पर जो आपदाएं आ सकती है, जिस क्षेत्र में जो आपदाएं आ सकती है, वो सारा लचीलापन दिया गया कि उस फसल के अनुसार और जगह के अनुसार जो है इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी रिस्क है, जो भी रिस्क कवर है, तो ये रिस्क कवर इसमें बहुत व्यापक था, जिसमें हम लोग ने जैसे बता रहे थे कि बुआई के पूर्व की जोखिम, इसमें जो है मिड सीजन एडवर्सिटी एक रखा गया कि अगर मान लिया जाए कि मौसम के बीच में ही उसकी फसल खराब हो गई, जी जी, और हम अब हम बीमा क्लेम देते हैं फसल कटाई के आंकड़े के जो आ जाते हैं उसके बाद देते हैं। तो क्या 3-4 महीने 5 महीने हम किसानों का क्या हम उसका क्षतिपूर्ति रोक के रखें? तो आया कि नहीं, हम लोग इनको तत्काल राहत दें, और जो क्लेम है जो बाद में हम देंगे। तो जो लाइकली क्लेम है, जितना उनका क्षति हुआ उसका 25% तुरंत भुगतान का इसमें आया। उसके बाद आया क्या कि बहुत सारे आपदाएं होती हैं जो पूरे पंचायत को या ग्राम पंचायत को जो यूनिट था उसको प्रभावित नहीं करते। कुछ कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे आपका ओलावृष्टि हुआ, जल भराव हुआ, प्राकृतिक आग हुए, बादल फटना हुआ, है ना, या भूस्खलन हुए। तो ये कुछ कुछ क्षेत्रों में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, अदर क्षेत्रों में जहाँ मौसम होते हैं। तो उनके लिए क्या हुआ कि हम इनको खेतवार आकलन कर सकते हैं। तो इनको पहली बार खेतवार आकलन करने का प्रावधान मिला, और इसमें ये रखा गया कि चूंकि ये खेतवार आकलन करना है तो किसानों को बताना होगा कि भाई किस खेत में इनकी क्षति हुई है, तभी तो बीमा कंपनी और राज्य सरकार वहां जाके आकलन कर पाएंगे। तो इसको 48 घंटे का अवधि दिया गया कि इसको बताएं किसान भाई, और उनको राज्य सरकार के माध्यम से बीमा कंपनियों को सीधे या बैंकों के माध्यम से सूचित करें, ताकि इनकी जो नुकसान हो वो हो पाए। इसी तरह से बहुत सारे क्षति थे कि कुछ फसलें ऐसे होती हैं जो कटाई के पश्चात सूखने के लिए खेत में डाल दिया जाता था। तो जो प्राकृतिक जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं ना, जिसके कारण जो है हार्वेस्टिंग के बाद या पोस्ट हार्वेस्टिंग के टाइम में भी बहुत जो है वातावरण परिवर्तित हो रहे हैं। तो बहुत सारे नुकसान उस तरह से भी होते हैं, खास करके जो तटवर्तीय एरिया जो साइक्लोन के कारण जो होते थे, जैसे उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट थे, है ना, ये सारे जगह बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें आ रही थी उस टाइम। तो हुआ कि इनको जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का भी किया जाए, तो उसमें भी खेतवार आकलन का प्रावधान किया गया कि अगर इस तरह की जो है बेमौसम बारिश, साइक्लोन या कोई और प्राकृतिक आपदा के कारण अगर खेत पर फसल रखी हुई है कटाई के पश्चात, तो भी हम 14 दिन तक उनको कवर करते थे। तो इससे भी किसानों को बहुत फायदा हुआ चीजों को, खास करके जो धान की फसलें हैं, जो खास करके रखे जाते हैं खेत में, जहाँ हार्वेस्टर वगैरह नहीं यूज होता है, वहाँ बहुत ज्यादा चीजों को ये फायदा हुआ। तो ये सारे चीजें विकास यात्रा चलती गई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो भारत सरकार के पास रहा कि हम जो उपज आंकड़े हैं उसको हम कैसे सुदृढ़ करें और कैसे इसको पारदर्शी बनाएं, और जल्द से जल्द ये आंकड़े जो एकत्र करके हम इसको तत्काल भुगतान हम किस तरह से कर पाए। ये भारत सरकार के पास मुख्य चैलेंज रहा। तो इसके लिए हम लोग 2015 से ही विकास शुरू कर दिए थे कि क्या हम जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो उपज आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जिसके आधार पर क्षतिपूर्ति तय की जाती है, उसका क्या और कोई विकल्प हो सकता है। तो इसमें हम लोग रिमोट सेंसिंग के आधार पर और बहुत सारे चीजें थे कि जो नवाचार विकसित हो रहे हैं, ड्रोन है, आपके मौसम आंकड़े हैं, बहुत सारे चीजें हैं जिस पर विकास से के आधार पर हम कर सकते हैं। तो हम लोग पायलट स्कीम बहुत सारा चीज इस पर हुआ, और अभी जो हम लोग एक मैनुअल जो जारी किए हैं 2023 में, येस्टेक मैनुअल जिसको कहते हैं, जिसके आधार पर है यील्ड एस्टिमेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी, कि हम लोग अब जो है कम से कम 2 फसल के लिए, धान और गेहूं के लिए, हम टेक्नोलॉजी के आधार पर हम उपज आंकड़े अब निर्धारित कर सकते हैं 90%
एक्यूरेसी के साथ। जी। तो ये चीजें की विकास आता रहा है, तो जिससे किसानों को और फायदा होगा। क्योंकि जब आकलन करने जाते थे तो ऐसा लगता था कि जो ये पूरे गांव का जो है 4 खेत में हम करते हैं, एक गांव में अगर 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, तो पूरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाते। बिल्कुल। तो इसमें हम लोग फिर हम लोग किए कि नहीं, रैंडम नहीं करके हम स्मार्ट सैंपलिंग टेक्निक से करें। स्मार्ट सैंपलिंग टेक्निक क्या है कि अगर मान लिया जाए कि हम पूरे गांव के जो क्षेत्र हैं उसको हम जोन में बांटते हैं कि कितने, कोई एक जोन हुआ कि बहुत खराब फसल है, एक है जोन है खराब है, एक अच्छा है और एक बहुत अच्छा फसल है। तो जितने जो मात्रा में होते हैं उतना क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट उसके रेशियो पर किया जाता है, ताकि किसानों को एक अच्छे मुआवजा और ट्रांसपेरेंट वे में हम उनका गणना कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इंड टू इंड, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। और ये फसल बीमा योजनाओं में बहुत सारे हितधारक हैं, स्टेक होल्डर जिसको कहते हैं। इसमें बैंक है, बीमा कंपनी है, राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार के बहुत सारे विभाग हैं, जो कृषि विभाग, कॉर्पोरेशन विभाग, उद्यान विभाग तो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन उपज आंकड़े जो हैं उनके बहुत अलग विभाग करते हैं। रेवेन्यू से किया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स से किया जाता है, कहीं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है। तो ये सारे चीजों को एक साथ जोड़ना और सारे डेटा इकट्ठा करना, क्योंकि फसल बीमा में डाटा ही मुख्य है, जो है सब चीज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है डेटा। जो डेटा के आधार पर ही सारे काम होते हैं। तो वो जोड़ने के लिए फसल बीमा पोर्टल विकसित किया गया। ये फसल बीमा पोर्टल हम लोग 13 से विकसित कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो है इसको धीरे धीरे फेज में लाए। तो पहले हम क्यों ना हम उनको प्रीमियम रेट और जो क्रॉप है उसको हम उनको बताएं कि कौन क्रॉप आपके क्षेत्र में अधिसूचित है, कौन कितना प्रीमियम जमा करना है, किस जगह है, कौन आपकी बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां का फोन नंबर क्या है। तो इस चीजों को देते हुए हम लोग 13 से शुरू किए। उसके बाद हम लोग जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया तो हम लोग इनकी पूरा डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिए कि क्या हम जो है, क्योंकि बहुत सारे देखा गया था पूर्ववर्ती योजनाओं में कि प्रीमियम तो काट लेते थे बैंक, लेकिन वो जो है बीमा कंपनियों को नहीं जा पाता था और कभी कभी बहुत लेट से जाता था। तो ये सारे चीजों में जो है किसान जो है हमेशा प्रभावित होते थे। तो ये सारे चीजों को देखते हुए कि रियल टाइम बेसिस पर डेटा इकट्ठा किया जाए, और डेटा जो है डेटा बहुत जरूरी है कि कितने किसान ने बीमित किए, किस किस फसलों के लिए बीमित किए, और उसका क्षति पूर्ति के लिए आंकड़े कहाँ कितना आए। तो ये सारे डेटा जो है पोर्टल पर इकट्ठा होना शुरू हुआ। इसमें बीमा कंपनियों को भी थोड़ा सा दिया गया कि आप जो है इसको सही ढंग से इसको वेरीफाई करें, इसको डुप्लीकेट करें, और जो है इसको सारे चीजों को जो फायदा है उसको सुनिश्चित करें। तो इसमें आधार नंबर भी कंपलसरी किया गया ताकि किसानों को डुप्लीकेशन से किया जाए। और एक बहुत बड़ी इसमें थी कि एरिया डिस्क्रिपेंसी फैक्टर लगता था एक, कि कहीं कहीं क्षेत्रों में ऐसा देखा गया कि जितने उनके बुआई के क्षेत्र होते थे उससे ज्यादा का फसल बीमा हो जाता था। तो ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था कि भाई जितने बुआई क्षेत्र है, कहीं कहीं तो जितने कृषि योग्य भूमि थे उससे ज्यादा बीमा हो जाता था। तो ये सारे चीजों को देखते हुए ये सारे जो है फसल बीमा पोर्टल आया। उसके बाद हम लोग किसान के आधार नंबर से जोड़े, फिर उसके लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जो है लैंड रिकॉर्ड सीधे जो है इनको फसल बीमा पोर्टल से जोड़ा गया कि जितने आपके नाम पर भूमि है उससे ज्यादा आप बीमा नहीं करा सकते। तो इससे बहुत सारा जो है राजस्व की भी बचत हुई और एक डिसिप्लिन भी आया। बिल्कुल। और इससे क्या हुआ कि बीमा कंपनियां जो थी, जो एक्चुरियल प्रीमियम रेट पर है, उसकी भी भागीदारी बढ़ गई, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा योजनाओं में। और चूंकि ये जो है री इंश्योरेंस ड्राइव स्कीम है, आपके जो देखते होंगे बीमा कंपनियां जो है 25% से 20-25-35% जो है अपने खाते में रखती है, बाकी ये ग्लोबली री इंश्योरेंस करती है। तो जब री इंश्योरेंस बाहर के देश करते हैं, अदर करते हैं, तो उनको भी एक विश्वास चाहिए, डेटा चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ताकि वो उनका विश्वास बना रहे। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो फसल बीमा जो पोर्टल बना वो मील के पत्थर साबित हुए, एक तरह से कर सकते हैं, जिसमें सारे स्टेक होल्डर को इंटीग्रेट किए, सारे इंफॉर्मेशन एक साथ आया, सभी को हम लोग रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन दिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा एक कर सकते हैं, जिसमें आज हम जो है
पूरे इनरोलमेंट से लेके क्लेम भुगतान तक इसी से करते हैं। तो किसान जो है एक ही जगह बैठे बैठे सारे ट्रैक कर सकता है कि हमारा जो है हमने बीमा कराया, तो बीमा इंश्योरेंस कंपनी ने इसको एक्सेप्ट किया तो कितना उपज आंकड़े आए, उपज आया तो भुगतान हुआ तो किस दिन का भुगतान हुआ, ये सारे चीजें इसमें अभी उपलब्ध हो रहे हैं। जी। तो इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी है, दूसरा हम लोग ने नवाचार से जो भी चीजें आई उपज आंकड़े को जल्दी से जल्दी लाने के लिए पोर्टल पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो सीसी एग्री ऐप जो बनाए, उससे रियल टाइम बेसिस पर डेट एंड टाइम स्टैम्प जहां फसल कटाई प्रयोग हो रहा है वहीं से सीधे सीधे आंकड़े हमारे पोर्टल पर आ गए, जिसके कारण से कभी बदलाव नहीं हो सकते डेटा में। पूरे चीजों को दो बीच, क्योंकि हितधारक होते हैं, किसान का होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लेम ले और बीमा कंपनियों को होता है कि कम से कम हम क्लेम दें। ये दोनों बीच का जो झगड़ा था ना, वो चीजों को समाप्त कर दिया गया। एक ट्रांसपेरेंसी आया, एक डिसिप्लिन आ गई। ये सारे चीजों को आते आते जो है आज के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो स्वरूप आया है, जो कह सकते हैं कि ये किसानों के हित में है और जो किसानों को इसमें जो जितनी क्षति होती है उसके समानुपातिक देते हैं। और अभी इसके आप इसमें देख सकते हैं कि जो पूरे हमारा एरिया है इसका जो है करीब जो बहुत सारे स्टेट में अलग अलग है। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहाँ ₹1 प्रीमियम दर पर किसानों को होता है और लगभग जो है 60 से 65% जितना कृषि योग्य भूमि है उसको हम फसल बीमा में कवर कर चुके हैं। अगर आंध्र प्रदेश का बात करें तो वहाँ 85% जो है वो कृषि योग्य जो फसल है उनको हम बीमा में कवर कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे चीजों में अगर पूरे देश का दिया जाए तो करीब 35 से 40% जो है हम लोग जहाँ जहाँ बीमा योजनाएं चल रही है उसका जितना जो क्षेत्र है उसका हम लोग बीमा योजनाओं में कवर कर चुके हैं। और इसमें नॉन लोनी फार्मर जिसको कहते हैं सब्सक्राइबर बेस, जो पूरे भागीदारी जो है अभी करीब जो है 45% भागीदारी हो गई नॉन लोनी की। और सबसे चीजें है कि ये योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया है। अब जो है ऋणी किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है 2020 से ही, लेकिन अभी भी योजनाओं में किसानों का विश्वास बना हुआ है और जो है सभी जो लगभग जितने किसान पहले भी आच्छादित होते थे इस योजना में ऋणी किसान, उतना अभी भी है। तो इसलिए कह सकते हैं कि योजना में जो है धीरे धीरे विकास हो रही है और इसमें जो है सभी को फायदा हो रही है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम में कि बीमा योजना जो है ये मनी बैक पॉलिसी नहीं है। ये जो है जब आपको आपकी प्राकृतिक आपदा के कारण जब आपकी फसल क्षति होगी उस टाइम आपको ये योजना से लाभ मिलेगा और ये लाभ उसी टाइम लेना चाहिए और उसी टाइम सरकार सुनिश्चित करती है कि लाभ मिले। लेकिन कभी कभी ये होता है किसानों के बीच में कि ये सरकारी योजनाएं हैं, इसको तो हमें प्रतिवर्ष लाभ लेना है। इसके लिए हम लोग जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई ये योजनाओं को स्वरूप को बताने के लिए जो है हम लोग अभी जा रहे हैं। फसल बीमा पाठशालाएं शुरू की गई है जो हर एक गाँव में जाके रबी और खरीफ फसल में जब उनकी बुआई का टाइम नहीं होता है, किसान जब खेत में नहीं होते हैं, घर पर होते हैं, तो उनके पूरा बीमा योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये सारे चीज विकास यात्राएं हैं जो पूरे योजनाओं को जो है आज के टाइम में विश्व पटल पर ला गए हैं और सभी जो विकसित देश भी हैं वो इस योजनाओं के बारे में समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या इतना डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया में और उसमें भी ये बीमा योजनाएं सक्सेस हो रही है और अभी जितने क्षति होती है उसके समानुपातिक जो है योजनाओं से लाभ किसानों को मिल रहा है। तो ये हमारी जो है आप कह सकते हैं कि फसल बीमा योजनाओं का अगर हम बात करें कि 1985 से जो शुरुआत हुई है, जो 1900 अभी आपका 2023 तक का में बहुत बदलाव आए। जो हमने एक 2 क्रॉप से शुरू हुआ, आज हमारे पास कम से कम जो है 150 क्रॉप से ज्यादा का हम इसमें कवर करते हैं और जो है वो जिला स्तर से लेके खेतवार आकलन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। और जो है भुगतान की अवधि जो पहले जो 2 साल 1 साल लगता था वो हम 1 से 2 महीने में भुगतान कर पा रहे हैं और सीधे खाते जो है पैसे जो है उनके बैंक के खाते में जमा हो रहा है। तो ये सारी विकास यात्राएं हैं और अभी विकास यात्राएं अभी चलती रहेगी। जैसे जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज होंगे, जैसे जैसे नवाचार होगा, उसका सभी चीजों को हम लोग समावेश करते हुए किसान उन्मुखी योजनाएं हैं या जिसको फार्मर फ्रेंडली स्कीम कह सकते हैं और बहुत लचीला है। हमेशा बदलाव होता रहा है इस योजना में और किसानों के हित में ही बदलाव होता रहा है और हमेशा सरकार जो है
इसको कैसे हम आर्थिक क्षति पहुंचाएं, आर्थिक क्षति होती है जो प्राकृतिक आपदा के कारण, जी। उसकी भरपाई कैसे करें, इसमें सतत प्रयासरत है। सर, योजना के लॉन्च के बाद से पीएमएफबीवाई ने कृषि नीतियों का बिल्कुल चेहरा ही बदल दिया। अगर हम ऐसा कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो प्लीज सर हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत में कृषि नीतियों के जो व्यापक ढांचे हैं उसमें कैसे फिट बैठती है और इसकी विशिष्ट भूमिका क्या है? क्या ये किसानों के लिए जोखिम को कम करने में अपनी भूमिका निभा रहा है? हाँ, ये देखिए, ये भी एक नीतिगत फैसला रहा है सरकार का, कि क्योंकि देखिए पहले जो थी, आप देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो है, इसमें जो है बहुत सारे नवाचार लाए गए, वो इसमें लागत बढ़ गई कृषि की, उसमें सारे चीजों को, जब लागत बढ़ती है, नया नया चीज आपने टेक्नोलॉजी का इसमें समावेश करते हैं या नई फसलों का विकास करते हैं, नई नई सीड लगाते हैं, तो जी। आपको जब ये सीड लगाते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीज जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए, चूंकि उस टाइम जो था कि किसानों की आय इतनी नहीं थी कि हम इन्वेस्टमेंट पूरा जो है अपने जो है सेविंग से कर पाए, है ना। तो उस टाइम दो चीजें ध्यान सरकार के पास रही, जो हम लोग ध्यान दिए कि हम तो एक जो है ज्यादा से ज्यादा हम ऋण मुहैया कराएं, और जो ऋण मुहैया होती थी उसकी हम लोग फसल बीमा में कवर करें। और दूसरी चीजें है कि जब भी जितनी क्षति हो उनको, तो हम तुरंत जो है उनको सहायता दे फसल बीमा योजना के माध्यम से, और उनकी, ताकि जो है उनकी आय सतत जो है बना रहे, किसी तरह की आय में त्रुटि ना हो, ताकि वो फिर से वो विकसित खेती कर पाए। तो जो भारत सरकार की जो हमेशा नीतियां रही कि हम जो है नए नए हाइब्रिड सीड लगाएं, नए नए हम नवाचार का उपयोग करें, ताकि हमारा देश का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ता रहे, उस यात्रा में फसल बीमा योजना भी सतत उसी तरह से उन योजनाओं को, स्वरूप को बदलता गया, और उनकी आर्थिक सहायता को सुनिश्चित किया गया कि उनकी आय कभी कम ना हो। जैसे कभी कभी ये आई कि जैसे आप देखेंगे कि अभी के अगर संदर्भ में बात करें तो पंजाब में पहले क्या होता था कि मुख्य फसलें जो थी, आपका गेहूं और चावल हुआ करता था। जी। अभी सोयाबीन क्रॉप्स जो है, कॉटन क्रॉप्स भी है, बहुत सारे क्षेत्रों में विकसित हो रहा है, क्योंकि वो जो है आपको किसानों को तुरंत आर्थिक लाभ पहुंचाता है, नकदी फसल जिसको कहते हैं। तो नकदी फसल करने में उस टाइम क्या होता था कि क्या ये जो है फसल जो है एडॉप्ट कर पाएगा तुरंत प्राकृतिक रूप से, है ना। ये जोखिम हुआ करता था कि किसान वो जोखिम ले पाए या ना ले पाए, बिल्कुल। वो बड़े उनका एक विचार हुआ करता था। लेकिन फसल बीमा योजना के कारण उनको ये जोखिम जो है वो ट्रांसफर हो जाता था हमेशा, कि चलो कोई नहीं, हम क्यों जोखिम ले, ये तो सरकार जोखिम ले रही है, हम जो है नया जो नवाचार हो रहा है उसके आधार पर हम खेती करें, और जो है अगर प्राकृतिक रूप से अगर कोई क्षति हो गया या इसमें कोई उपज हमें नहीं मिल पाया, तो इसकी भुगतान हमें फसल बीमा योजना से मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया ना लोगों को, किसानों के बीच में ये कॉन्फिडेंस जो आई कि हम जो नवाचार और जितने जो नीतिगत फैसले लिए गए कि हमको दलहन की खेती बढ़ानी है, तिलहन की खेती बढ़ानी है, शुगर केन की खेती बढ़ानी है, हमें कॉटन की खेती बढ़ानी है, नए नए क्षेत्रों में नया नया हाइब्रिड सीड लगानी है, तो ये जो सारे चीजें जो आया, हमें फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करना है, रेशनल यूज करना है, हम पेस्टिसाइड यूज करना है, तो जो पूंजीगत उनकी पूंजी को बढ़ावा, उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा या नई नई खेती करनी पड़ी, तो उसमें वो किसानों को ये डर होता था कि अगर मैं ये चीजें हैं, अगर प्राकृतिक आपदा के कारण मैंने पूंजी लगाया, मेहनत किया, इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, और अगर क्षति हो गई तो हमके भुगतान कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से इसको, हम अपनी आय को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। तो उस टाइम ये फसल बीमा योजना जो है उसी स्वरूप को बदलता गया, और उनको जो है एक कवच के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में हमें किसानों के लिए उपलब्ध रहा, ताकि जो है हमेशा जो है किसान जो है जो भी नीतिगत फैसले भारत सरकार ने लिए, राज्य सरकार ने लिए, उसको ये एक कवच के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में किसान ने उसको उपयोग किया, और ये नीतिगत जितने भी फैसले हुए उसमें ये फसल बीमा योजना उनको हमेशा एक सुरक्षा कवच दिया, और जब भी प्राकृतिक आपदा आया तो किसानों को ये आर्थिक सहायता हमेशा उपलब्ध कराया। जी सर, पीएमएफबीवाई ने खुद को किसानों के लिए वरदान साबित किया है, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे उम्मीद भी है कि इसकी एक प्रभावशीलता की बहुत सारी कहानियां होंगी। तो प्लीज हमारे श्रोताओं को बताइए कि व्यवहारिक रूप से फसल बीमा, खास तौर से पीएमएफबीवाई जैसी पहल के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
प्लीज कोई सफलता की कहानी या उल्लेखनीय उदाहरण हमारे साथ साझा कीजिए। हाँ, देखिए ये जो है हमेशा योजना जो है जैसे जो कह सकते हैं कि फार्मर फ्रेंडली रहा और हमेशा जो है किसानों को जो भी रिस्क ले सकते हैं किसान जी। उनको ये ट्रांसफर करते हैं। जैसे दो तरह के रिस्क होते हैं, आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे किसान जो होते हैं या आप देखते हैं कि यह क्या जो आर्थिक क्षति होगी जी। ये खुद हम अपने स्वयं स्वयं वहन करें या किसी हमको ट्रांसफर करें। बिल्कुल। तो ये इंश्योरेंस स्कीम होती है कि हम जो है ट्रांसफर करें, सरकार को ट्रांसफर करें, बीमा कंपनियों को ट्रांसफर करें। तो ये चीजें है कि इसमें जो है किसान भाई हमेशा जो है उन्मुक्त होके जो है वो नवाचार और जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाते रहे हैं। जी। और ये इसमें जो है उनका योगदान रहा बीमा योजनाओं को, जो जिसको कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या बीमा योजनाओं में अपना एनरोलमेंट कराएं और शांति से उन्मुक्त होके एकदम जो है आप खेती करें और जो क्षति होगी वो सरकार वहन करेगी, बीमा कंपनियां वहन करेगी। बिल्कुल। ये अवधारणाएं रही है और इसका विकास जैसे यात्रा अभी चल रही थी कि इसमें किसानों को जो है बहुत तेजी से हुआ। आज जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो है करीब 4 करोड़ जो किसान हैं इस योजना से जुड़े हुए हैं। जी। कुछ राज्य हैं क्योंकि इसमें राज्य की भी देनदारियां होती है, वित्तीय दायित्व हैं और उनको कुछ कार्यकलाप भी उनको निर्धारित किया गया है कि ये करने जरूरी है। तो आज जो है कभी एक समय था जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 27 राज्य सम्मिलित थे, लेकिन चूंकि वित्तीय दायित्व है तो कुछ राज्य ने इससे बाहर हुए हैं लेकिन पुनः फिर ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये योजना अच्छी है और इस योजना में बहुत किसानों को लाभ, और जैसे कि अभी बता रहे थे कि बहुत सारे योजनाओं में बहुत बहुत फायदा हुआ। अगर मैं उदाहरण के लिए लूं तो आप देखेंगे कि जो है 2016-17 में तमिलनाडु तटवर्तीय क्षेत्र में बहुत सारे जो है बेमौसम बारिश हुए थे फसल कटाई के टाइम में। तो उस टाइम बहुत ज्यादा फसल नुकसान हुए थे, जहां किसानों को कहीं कहीं क्षेत्रों में तो पूरा जो है सम इंश्योर्ड, जिसका जैसा में धान का अगर करे तो धान का सम इंश्योर्ड जो होता है 50,000 से 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, तो उतना तक का भुगतान किया गया। बहुत सारे किसान जो थे जो बागवानी फसलें करती हैं उनको तो 20-20 लाख रुपए तक एक किसान को भुगतान हुआ है फसल बीमा योजना। क्या बात है। हाँ, ये इस तरह की चीजें है, यात्राएं बहुत है। बहुत सारे जब हम लोग किसानों से मिलते हैं तो किसान हम लोग से साझा करते हैं कि नहीं, अगर ये बीमा योजना मैंने नहीं लिया होता तो हम अपने बच्चे को मेडिकल का पढ़ाई के लिए फी मेरे पास नहीं होता है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करवा रहे हैं। ये जो हमें न केवल खेती के लिए हमें सिक्योरिटी देता है, केवल हमें पूरा जो है आर्थिक क्रियाकलाप के लिए हमें सिक्योरिटी दे रहा है ये योजना है। तो ये एक तरह से पूरा जो है न केवल फसल का सुरक्षा कवच है, ये इसको हम कह सकते हैं किसानों का सुरक्षा कवच के रूप में विकसित हो गया है। तो इस तरह की चीजें हैं। खास करके अगर आप लें कि जैसे आपका लीची का फसल है, जैसे देहरादून में मैं गया था तो वहाँ के किसान कह रहे थे कि मैं तो पूरा एक्सपोर्ट के लिए इसको पूरा ले लिया था। कुछ किसानों से बात हो रही थी कि मेरे को एक्सपोर्ट करना था, सारा चीज असाइनमेंट वगैरह बुक हो गई। उस टाइम जो है बीच में बारिश हो गई। बारिश होने के कारण क्या है, मेरी फसल नुकसान हो गई। अब क्या उसकी जो होती है टर्म्स एंड कंडीशन एक्सपोर्ट का बहुत हार्ड होता है। तो कह रहा था कि उस टाइम हमें ये जो है जो आंकड़े जो हमारे सरकार दिए कि हाँ हमारी फसल क्षति हुई है और ये सरकार के द्वारा जो भुगतान हो रहा है, जो एक्सपोर्टर को उनको कन्विंस करने में इजी हो। जी। क्योंकि ये जो है सरकार बता रही है कि ये क्षति हुई है और क्षतिपूर्ति हमको मिलेगी, तो क्षतिपूर्ति में जो उनके जो पैसे एडवांस लिए थे उनके पैसे लौटा दिए और प्लस जो पेनाल्टी भी उनको वेव हो गया इसी कारण से कि भाई ये तो प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है और ये सरकार ने घोषणा की है, सरकार का डेटा। तो इस तरह की चीजें आई है, तो बहुत सारे चीजों जो है ना कर सकते हैं किसानों को बहुत बहुत क्षेत्रों में फायदा हुआ। अगर आप अगर जलना और जलगांव की बात करते हैं हम लोग, तो मैंने बहुत उस क्षेत्रों को दौरा किया है और वहाँ किसानों को देखा है। तो केले की फसल के लिए वहाँ बहुत ज्यादा वातावरण अब रहा नहीं। मिट्टी जो है, मिट्टी में आप इतने दोहन हो गए हैं कि जो है बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसको ऊपर की सतह की मिट्टी को जो है 1 फीट मिट्टी को केले उत्पादन के लिए अनुकूल बना के उनकी खेती अभी भी कर रहे हैं। उनका ये सोच है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आया, अदर चीजें हुई तो हमको इसको भुगतान मिलेगा, और वहाँ किसानों को हमेशा भुगतान हुआ है और किसान जो है लगातार अभी भी केले की खेती से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारे उदाहरण हैं
जो पूरे देश में जो आपको कृषि से जोड़ने के लिए, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, बाजार भाव में लाने के लिए, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए, बच्चे के लिए पूरे भविष्य की योजनाओं बनाने के लिए, जी, ये योजनाएं जो है किसानों के बीच में बहुत ही मित्रवत साबित हुआ है कि ये एकदम उनको हमेशा हेल्प करता है। जी, तो ये पूरे जो है किसान के पूरे उनके जो कह सकते हैं जीवन में बहुत ही बदलाव लाया है और बहुत ही जोखिम लेने की शक्ति उनमें बढ़ी है। और अच्छे इस जोखिम लेने के कारण आप कहते हैं कि जितने आप जोखिम लेंगे उतने जल्दी विकास करेंगे। जी, तो आप जो जोखिम ले रहे हैं, क्योंकि इसलिए जोखिम ले रहे हैं कि ये फसल बीमा योजना उनको जोखिम का एक सुरक्षा कवच दे रहा है। तो जी, जोखिम ले रहे हैं, अपने आर्थिक विकास कर रहे हैं, सामाजिक विकास हो रहा है और इसके एक किसान जो कर सकते हैं, ये कड़ी है। जी, और ये किसान जो कड़ी है, किसान का विकास हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है और मानव का जो कर सकते हैं किसानों का पूरा आर्थिक विकास हो रहा है। और जी। इस आर्थिक विकास जो कर सकते हैं, इस आर्थिक विकास यात्रा में, खास करके किसानों के आर्थिक विकास यात्रा में फसल बीमा योजना जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ है। बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जटिलताओं को जानने से पहले इसके कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर भी गौर किया जाना चाहिए। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि पीएमएफबीवाई को इसके कार्यान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और देश में फसल बीमा योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किन उपायों या सुधारों पर विचार किया जा रहा है? देखिए, ये बीमा योजनाएं जो होती हैं मुख्यतः आंकड़ों पर निर्भर करती है, जी, क्योंकि आंकड़े ही प्रोबेबिलिटी का गेम है ये। जी, कि आप जो है आप पुराने आंकड़े के आधार पर ही आप सुनिश्चित करेंगे कि कितना लॉस, कितना क्षति हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जी, जी, जैसे आप उदाहरण के तौर पर अगर हम लिया जाए कि अगर गाड़ी या लाइफ का बात करें, तो गाड़ी का प्रीमियम दर या गाड़ी का जो होता है, वो सारी जो होते हैं कि कितना इसका क्षति हुआ, पुराने देखते हैं हिस्ट्री। तो ये हमारे पास जो हिस्ट्री है, जी, वो डेटा, आंकड़े जो हैं, वो आंकड़े उपलब्ध कराना बहुत बड़ा एक चैलेंज जिसको कह सकते हैं भारत सरकार के पास है। जी, कि खेतवार हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। हुँ, खेतवार आंकड़े नहीं होने के कारण हम लोग इसको एरिया अप्रोच में कन्वर्ट किए। एरिया अप्रोच में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि किसानों के बीच में बहुत होते हैं कि बहुत तेजी से, और दूसरी चीजें ये भी एक चीज है कि खेती जो है बड़े विकसित हो रहे हैं बहुत तेजी से। हुँ, 5 से 7 साल में पूरा जो है क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप का उत्पादन का शैली और उनका जो है उत्पादकता स्तर सब बदल रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए-नए शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे हैं किसान। जी, जी, दूसरे प्रदेशों से जाके सीखते हैं, वो अपने देश में लाते हैं। भूमि का जो है पहले जितने बंजर भूमि थे या असिंचित क्षेत्र थे, उसको सिंचित क्षेत्र में कन्वर्ट किया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन है, अदर सारे ट्रैक्टर है, मैकेनाइजेशन है। हुँ, ये सारे चीज़ों से बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। तो ये सारे चीज़ों को फैक्टरिंग करके उनको जो है सारे चीज़ों को उनको सुरक्षा कवच प्रदान करना होता है। जी, ये सारे डेटा उपलब्ध कराए जाते हैं, रहने चाहिए। तो ये सारे डेटा पर ही होता है, जो कह सकते हैं भारत सरकार में डेटा ये सारे लेना ही एक बड़ा चैलेंज था, ताकि हम जो है खेतवार पर बीमा करवा पाएँ। हुँ, लेकिन अभी भी है, बहुत सारे डेटा उपलब्ध हो चुके हैं और बहुत सारे डेटा जो है अभी भी लाया जा रहा है। जी, जैसा कि बता रहे थे कि जो अभी हमारा जो पोर्टल बना है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हर एक किसानों का जो बीमा करा रहे हैं, जी, उसमें 2016 से पूरे हमारे पास डेटा उपलब्ध है कि उनके कितने क्षति हुए, किस एरिया में कितना क्षति हुआ, कितना बीमा मिला। तो ये धीरे-धीरे विकास हो रहा है, तो इसके आधार पर हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें है, एक और चीज़ें है जी, कि आप इसको हम एक्चुरियल प्रीमियम रेट पर करते हैं, जिसमें बीमा कंपनियाँ होती हैं। हुँ, हुँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। जी, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, किसानों के लिए बीमा योजना ले रही है। जी, जो जी, सब्सिडी दे रही है, बीमा योजनाओं के ले रही है। तो हम भी किसानों के हित में बात करते हैं, राज्य सरकार भी किसानों के हित में बात करती है, किसान भी किसान हित में बात करते हैं। बीमा कंपनियां जो है, उनका एक मॉडल है, क्योंकि उनको री-इंश्योरेंस कराना होता है, तो वो चाहती है कि जो है हम बहुत ही सही तरीके से हर एक चीज़ का आकलन हो, और जो आकलन हो ट्रांसपेरेंट हो, और ये दोनों के बीच में एक जो होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जी, जी, तो इसी चीज़ को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी हो, हुँ, फिर उपज आंकड़े के में ट्रांसपेरेंसी हो, क्लेम सेटलमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो, और एक जो सीजनलिटी डिसिप्लिन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इंश्योरेंस कंपनी को हुँ, कि ताकि समय पर सारी क्रियाकलाप करे, और जो है बीमा क्लेम बनता है तो उसकी फसल कटाई प्रयोग के 1 महीने के अंदर अंदर जो है
भुगतान की जाए, जी। ताकि जो है किसान को अगले मौसम में उनके सोइंग स्टार्ट होने से पहले पहले वो सारे जो है उनको बीमा क्लेम मिल जाए। मान लिया जाए कि अगर इस फसल खराब हो गई, अगर फसल खराब हो गई और उनको बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तो अगले फसल के लिए वो फिर बाहर से पूंजी हाँ, लगाएंगे। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। बाहर से अगर पूंजी वो उगाएंगे तो फिर वो जो साहूकार के चंगुल में फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारे चीजों को चैलेंज है जिसको हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि ये जो है बीमा कंपनियां उनको क्लेम तुरंत दे, सही मात्रा में दे और समानुपातिक रूप से दे। तो ये एक बड़ी चीज चैलेंज है जिसको हम लोग इसको लेते हैं और इसको देख रहे हैं। इसमें जो है हम लोग ने जो नवाचार जितने आए हैं जी। टेक्नोलॉजी में, ऐप आया है, डेटा ट्रांसफर के आया है, मोबाइल ऐप है ना, तो ये सारे चीजों को हम रियल टाइम में सारा डेटा एक जगह लाते हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं जिनको काम करना है उसको तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। और रिकॉर्डेड डेटा है तो कोई इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये सारे चीजें हैं जो चीजों को एक जो है चैलेंज है उसको हम निश्चित करते हैं कि जो है ये सारे चीजों को एक विकास यात्रा में जो फसल बीमा जो योजनाएं हैं, जो विकास यात्रा और जो स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस है उसमें तेजी से विकास हो। तो ये एक मुख्य पहलू है जिस पर हम लोग अभी सरकार पूरा काम कर रही है जी। तो ये सारे चीजों है जो कर सकते हैं कि आपका जो है पूरे विकास यात्रा में ये मेन चीज है जिसको देखना है। जी, जी, जी। सर, जैसे ही हम फसल बीमा के भविष्य पर नज़र डालते हैं, एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप इस क्षेत्र में क्या नवाचार या बदलाव देख रहे हैं? और सरकार उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए और भारतीय कृषि की जो लचीलापन है, उसको सुनिश्चित करने के लिए योजना कैसे बना रही है? देखिए, ये योजना बहुत ही लचीला योजना कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो है हमेशा किसानों की जरूरत, क्षेत्र की जरूरत और फसल की जरूरत, ये तीनों चीजों को देखते हैं। और जरूरत जो है हमेशा जो है किसानों के अपनी आय के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके शिक्षा स्तर के कारण, उनके जो इनकम है उनके कारण, या जो बाजार विकसित हो रहे हैं उनके कारण, ये जो है कृषि जो है लगातार बदलता जा रहा है ना, आप देखेंगे। तो ये जो कृषि जो लगातार जो बदलता जा रहा है, हम नए नए नवाचार को इस योजना में ला रहे हैं ताकि जो है जितने भी जो आकलन है क्षति का, उसको हम तुरंत कर पाए और उसको हम जो है दे पाए उनको योजना का लाभ। तो ये मुख्य चीजें हैं, जैसे इसलिए बहुत लचीलापन है। देखेंगे कि आज जो है इस योजना में अगर कोई सरकार चाहती है कि या कोई फसल जो है केवल हेलस्टॉर्म से डैमेज होता है, जैसे मान लिया जाए एक कोई क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है और वहाँ कोई किसी तरह का हिस्टोरिकली नहीं आया, जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, अदर का क्षेत्र है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ आपदाएं आती है जो फसल को नष्ट कर देती है। तो ये सारे चीजों को किसान अपनाएं और किसान को क्षतिपूर्ति को तुरंत भुगतान करें, तो ये सारी योजनाओं को एक पेरिस के लिए भी ले सकते हैं। तो ये योजना बड़ा सरल है, बहुत ही है कि कैसे हम इसको करें। खेतवार आकलन का इसमें प्रावधान है, तो इसके कारण जो है सारे चीजों को चैलेंज आया है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का विकास बहुत है, जो टेक्नोलॉजी हम लोग ले रहे हैं, खास करके आप देखेंगे कि केवल हम उपज आंकड़े की नहीं, जैसे जैसे इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है, उस टाइम इसमें आप देखेंगे शिकायत भी बहुत बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। और शिकायत जब है तो शिकायत जब होगी, आप रियल टाइम पर अगर शिकायत को आप निवारण नहीं करेंगे तो एक अविश्वास पैदा होता है। तो ये सारे चीजों को हम लोग है जोड़ते जा रहे हैं। तो अभी इस योजना में केवल जो है एडमिनिस्ट्रेशन से अलावा जो है हम लोग शिक्षा की ओर बढ़े, प्रचार प्रसार की ओर बढ़े और शिकायत निवारण तंत्र की ओर बढ़े। तो आप ये कह सकते हैं कि चीजों को हम केवल ना फसल बीमा योजना में केवल जो है केवल क्षतिपूर्ति तक ही नहीं सीमित है। अगर क्षतिपूर्ति में कोई कमी रह गई है तो उसको हम कैसे क्षतिपूर्ति होती है, कैसे इसकी गणना होती है, उसके लिए हम लोग किसानों को शिक्षित कर रहे हैं। इस शिक्षित करने के लिए हम लोग बृहद रूप से फसल बीमा पाठशालाएं आयोजित कर रहे हैं। फसल बीमा योजना पाठ में हम लोग जब पाठशाला करते हैं तो उसमें सारे चीज योजनाओं में क्या उनका कर्तव्य है, कैसे योजना चलती है, ये सारे चीजें बताई जाती है। इसके अलावा जो है योजना की एक प्रतिलिपि जो है हर एक किसानों के हाथ में दिया जा रहा है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के तहत। तो इससे क्या होता है कि उनके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने बीमा कराया और मेरे हाथ में पॉलिसी है और पॉलिसी में उसका पूरा विवरण रहता है। तो उसको एक चीजें रहती है। दूसरी चीजें है कि हम लोग उनको सारे चीजों को जो हम डिजिटाइज किए हैं उनको मोबाइल
पर उपलब्ध करा दिए हैं, ताकि घर बैठे वो सारे चीज देख सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं, अपनी प्रक्रिया को देख सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग अभी चल रही है कि हम जो है पूरे शिकायत निवारण तंत्र को अभी जो है एक इंटीग्रेटेड करके एक आईटी प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, ताकि हम सभी स्टेक होल्डर्स को सुनिश्चित करें जितने शिकायत आई है उसको सही टाइम में सही तरीके से इसको निवारण कर दिया गया, और उसको जो है हम लोग फीडबैक भी इंश्योरेंस बाद में लेते हैं किसानों से कि जो आपने शिकायत किया उसका सही ढंग से निवारण हुआ या नहीं हुआ। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो है हम लोग ने पेनाल्टी प्रोविजन रखे हैं, ताकि एक जो है डिसिप्लिन बना रहे इंश्योरेंस कंपनी में और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। तो सारे चीजों को जो हम लोग ये जो सारे विकसित कर रहे हैं, जितने जितने आपको कह सकते हैं इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है बीमा योजनाओं का, जितना जितना ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जितना किसान इसमें जागरूक हो रहे हैं, जितने आप कह सकते हैं बीमा कंपनियां और किसानों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो रही है, वो सारे चीजों को एक सरकार के पास चैलेंज है, और उस चैलेंज को दूर करने के लिए जिसमें सारे नवाचार जितने टेक्नोलॉजी हैं उसको समावेश किया जा रहा है, और समावेश करते हुए इसको विकसित किया जा रहा है। और आगे हम लोग ये भी देखना चाह रहे हैं कि केवल इतना ही तक नहीं, हम लोग भविष्य की भी योजनाएं बना रहे हैं कि ताकि हम जो है आज से 10 साल बाद हमारा स्वरूप क्या होगा योजनाओं का, हमारा जो देश का विकास हो रहा है, कृषि का विकास हो रहा है, जो उनका पैटर्न आ रहा है, उसमें हम फसल बीमा योजनाओं को कैसे हम आगे हम कैसे लागू करेंगे, कैसे कैसे इसमें हम योजनाएं सारे चीजों है उसकी पायलटिंग और अदर चीजों को हम लोग अभी से ही देखना शुरू कर दिए हैं और इसको देख रहे हैं। तो उसी में आप देखेंगे कि हम लोग जो है अभी एक यस्टेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी केवल जो है धान और गेहूं के लिए पंचायत स्तर पर आकलन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद अन्य फसलों को भी इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आकलन कर पाएंगे, ताकि वो जो है किसानों को समानुपातिक करे और कॉन्फिडेंस हो, खेत पर किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो ज्यादा। तो ये सारे चीजों को कॉन्फिडेंस में लाएंगे। दूसरी चीज इनरोलमेंट है, किसानों को इनरोलमेंट क्या, हम चूंकि बहुत कम समय में इनरोलमेंट करना होता है, जो कट ऑफ डेट होते हैं, तो उसमें किसान जो है अपने खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, उस टाइम अपने क्रियाकलाप करते हैं, उनको दूर बैंक में जाना होता है, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होता है, तो वो उस चीज को हम क्या द्वार तक हम जाके हम उनको इनरोलमेंट की सुविधा दे पाए। तो हाँ, इसमें हम लोग नवाचार का उपयोग कर रहे हैं, ताकि एड ऐप बनी है जो उनके मोबाइल पर उपलब्ध होगा, वही खुद अपने बीमा करा सकते हैं, या बीमा कंपनी के एजेंट, या जो वहाँ जो इसको कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके द्वारा हम उनको बीमा कराएं, ताकि उनको भी थोड़ा सा कमीशन मिले और जो है बीमा उपलब्ध हो पाए। तो इस तरह की हर एक क्षेत्र जितने क्रियाकलाप अगर आप देखेंगे मुख्य क्रियाकलाप हैं, उसमें जो है नवाचार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम कर रहे हैं। कैसे हम किसानों के बीच में जाएं, उनको सुविधा दें, उनको हम तत्काल भुगतान करें, सही ढंग से भुगतान करें, उनके जितने शिकायत हैं उनको शिकायत को तत्काल निवारण करें, ट्रांसपेरेंसी आए, कॉन्फिडेंस आए, और एक जो इकोसिस्टम जो क्रॉप इंश्योरेंस का है, जिसमें पूरा लोग जान पाए, न केवल किसान, नीतिगत जो फैसला लेते हैं उनके ऑफिसर, राजनीतिक लोग, प्लस जो देशवासी हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो सारे लोगों के बीच में ये सारे सूचनाएं उपलब्ध हो, ताकि जो है वो एक पूरे वातावरण में एक माहौल बना रहे, और जो है जो री इंश्योरेंस ड्राइव है जो विदेशों में है, अदर में है, वो सारे जो है हमारे भारत को इसमें सपोर्ट करे। और जो भी हमारे जो विकसित नवाचार हैं वो बहुत सारे देश में इसको अपना भी रहे हैं। जैसे अभी श्रीलंका के टीम आए थे, वो भी स्टडी करके गए। अन्य देश के भी टीम आते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक के भी टीम है। तो ये सारे जो हैं वो सब चीज यहाँ विकास यात्रा हम लोग से देख रहे हैं, और वो अपने अपने देश में इसका रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, भारत सरकार के पास एक है चैलेंज कि हम कैसे करें, लेकिन इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि जितने जितने विकास हो, वो जितने जितने चैलेंज आए उसको हम धीरे धीरे हम पहले ही से उसको आकलन करके, एक अनुभव करके, अनुभव के अनुसार से उनको हम इसको स्टडी करके, उनको नीतिगत फैसले लेके, सारे चीज को उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके ये सारे चीजों को देख रहे हैं। लेकिन इसमें ये कह सकते हैं कि आज से 2 या 3 साल 4 साल में पूरा इसमें नवाचार का उपयोग होगा, और ये जिसमें कह सकते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस को हम लोग जीरो करने जा रहे हैं।
जिसमें आपका मानवीय भूल, मानवीय चीजों का जो है ना नहीं रहेगा, वो सारे चीज ऑटोमेटेड सिस्टम में आ जाएगा। जी, तो इससे क्या होगा कि पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड होने से चीजों में सारे कॉन्फिडेंस होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टेक्नोलॉजी पर होगी, और टेक्नोलॉजी जो है वो प्रूवन फैक्टर है, जो हम लोग देख रहे हैं कि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। जी, तो ये सारे चीजें हैं जिसके कारण कह सकते हैं पर बीमा योजनाओं का विकास यात्रा जो है नवाचार पर निर्भर है, और नवाचार जो है जितने भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रहे हैं इसमें हम लोग सभी चीजों को डाल रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास और भी केवल ना फसल बीमा योजनाओं में केवल टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, कृषि क्षेत्रों में एग्री स्टैक की बात हो रही है। जी। एग्री स्टैक में क्या है कि हर एक जो किसान का जो खेत है उसका पिक्चर आएगा, डेटा आएगा, क्या उपयोग कर रहे हैं खेत में, उसमें क्या इनपुट डाले हैं, क्या आउटपुट कहाँ बेचे हैं, उनका क्या इनकम आया, तो ये सारे डेटा जो है हमारे पास हर एक किसानों का उपलब्ध हो जाएगा। जी। तो हम आज अगर 5 साल की ये डेटा उपलब्ध हो गया तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि जो है हर बीमा कंपनियां जो है वो खेतवार जो है इसको योजना को लागू करने के लिए तैयार हो जाएगी, और ये योजना जो है हर एक किसानों का खेतवार के आधार पर उनका जो क्षति होगा उसका भुगतान होगा। जी, धन्यवाद सर, हमें अपना बहुमूल्य समय देने और हमारे श्रोताओं को ये मार्गदर्शन करने के लिए कि पीएमएफबीवाई ने किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया है। आज के एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट थे श्री सुनील कुमार जी, असिस्टेंट कमिश्नर क्रेडिट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक्सपर्ट सेल्स के एक और एपिसोड के साथ आपसे मिलूंगा। सुनते रहिए एक्सपर्ट सेल्स। नमस्कार।